हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का सैम्पल पेपर। एज यू ऑल नो, अगर आपने देखा हो जो सीबीएसई का न्यू पैटर्न आया है, जो न्यू उन्होंने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग आपके जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन है बिजनेस स्टडीज़ के एग्जाम में, वो जस्ट क्या है, आपके MCQ क्वेश्चन हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन हैं MCQ की फॉर्म में। सो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए कि 20 मार्क्स MCQ के हैं। सो अगर आप चाहो तो इसमें 20 आउट ऑफ 20 गेन कर सकते हो। बट द थिंग इज, दीज आर नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, और यू कैन से एवरी क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट और केस स्टडीज। I mean, these are not difficult question, but definitely these are tricky questions. And to achieve 20 out of 20 of full marks in these questions, you need to do practice as much as you can. So let's start with sample paper 1. First question is, a manager applies the existing theoretical knowledge in his own unique manner. These reflects that management is. सबसे पहले तो ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आपका, जिसमें आपको बताया जाता है कि भाई मैनेजमेंट प्रोफेशन है, आर्ट है या साइंस है, राइट। सो इसमें आपको जो स्टेटमेंट दी है कि भाई मैनेजर अप्लाई करता है एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज, यानी वो नॉलेज जो पहले से प्रेजेंट है, थियोरेटिकल नॉलेज, ठीक है, उसको वो अपने यूनिक मैनर में, अपने स्टाइल में उसे अप्लाई कर रहे हैं। सो ये आपके किसके फीचर्स थे? आपके मैनेजमेंट एज एन आर्ट के फीचर थे कि उसमें थियोरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट होती है, प्लस पर्सनलाइज एप्लीकेशन, यानी आप अपनी तरफ से यूनिक मैनर में कोई भी चीज़ को आप अपने तरीके से अप्लाई कर रहे हो। सो ये किसका पार्ट हुआ? आपका आर्ट का। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। सो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इज, लुक, यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है, ये आपका बिल्कुल भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। On the introduction of goods and service tax, experts in the field of business started analyzing and forecasting its impact on various sectors and industries. Vivek, an established businessman, attended a few seminars and conferences organized by such experts to familiarize himself with this information. He wanted to use these forecasts to reduce the uncertainty in making decisions for the future in his business. अगर मैं इसका मीनिंग आपको बताऊं तो भाई, जैसे ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, सो बिजनेस, जितने भी बिजनेस थे वो सब एनालाइज करने लगे कि इसके क्या रिजल्ट आने वाले हैं। उन्होंने फोरकास्ट किया, यानी फ्यूचर की प्लानिंग की कि क्या क्या आपके इसके इम्पैक्ट होंगे हमारी इंडस्ट्रीज़ पर। विवेक, जो कि एक बिजनेसमैन है, उन्होंने कुछ सेमिनार अटेंड किए, कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड की, सो दैट वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जान सकें और इसके जो भी इम्पैक्ट आने वाले हैं उनके लिए प्रिपेयर हो सकें, ठीक है। सो वो इस फोरकास्ट को क्यों कर रहे थे? सो दैट जो फ्यूचर में वो डिसीजन लेने वाले हैं वो करेक्ट ले सकें, किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी ना रहे। सो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सो दैट प्लानिंग बहुत अच्छे से की जा सके। सो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है? नेम द स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। यानी प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप इस पूरे पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है। सो प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पहले प्लानिंग प्रोसेस का सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जहाँ आप अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हो। उसके बाद होता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस में आप क्या करते हो? जो भी आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं उससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्च आप करते हो या जितनी भी इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो मार्केट से, ठीक, उस जो भी आप प्लान, जो भी ऑब्जेक्टिव आप लेकर चल रहे हो, उसकी ऑथेंसिटी या फिर उसकी फिजिबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है, ये सब आप जब भी चेक करते हो वो आपका पार्ट होता है डेवलपिंग प्रेमिसेस का, कि अभी आप प्रेमिसेस डेवलप कर रहे हो इस प्लान से रिलेटेड, राइट। सो इस क्वेश्चन में भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है, जगह जगह आपने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सको कि फ्यूचर में आप जो भी प्लान करने वाले हो, फ्यूचर में आप जो भी डिसीजन लेने वाले हो, वो आपके करेक्ट हों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डेवलपिंग प्रीमिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैनेजर्स एट डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस लेवल की मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, सर्वाइवल के लिए। सो वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए यहाँ पर जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है टॉप लेवल, क्योंकि टॉप लेवल ही सारे डिसीजन लेते हैं, मेजर डिसीजन, प्लानिंग वो करते हैं, ऑब्जेक्टिव वो डिसाइड करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए भी टॉप लेवल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज, मैच द मार्केटिंग फिलोसफीज
इन कॉलम 1 विद देयर मेन फोकस इन कॉलम 2। आपको मार्केटिंग फिलॉसफीज़ को मैच करना है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देना है, तो यहाँ आ गया इन्हेंसिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में था कि आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करो, सो ये आ गया फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, राइट। सो ए का ऑप्शन है आपका सेकेंड, बी का फर्स्ट एंड सी का थर्ड। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सेकेंड थर्ड वन। नो, यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड फर्स्ट थर्ड, ओ डी, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कौन से मैनेजमेंट के फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे की? सो मैनेजमेंट में पहले तो 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कौन से फंक्शंस जो होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आप दोनों को साथ ही लेकर चलोगे, तो ऐसे होते हैं आपके प्लानिंग और कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, या कंट्रोलिंग नहीं होगी तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग नहीं कर सकते। सो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अवेयर कंज्यूमर मस्ट चेक डैश बिफोर परचेजिंग मस्टर्ड ऑयल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। ये एक अवेयर कंज्यूमर को मस्टर्ड ऑयल क्या है? आपका सरसों का तेल, ठीक है। इसे परचेज करने से पहले उसके ऊपर कौन सा क्वालिटी एश्योरेंस का मार्क चेक करना चाहिए? सो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आपके पास ISI मार्क होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, एग मार्क होता है एग्रीकल्चर आइटम्स पे, FPO फूड प्रोडक्ट्स पे होता है, हॉलमार्क आपका गोल्ड वगैरह पे होता है, ठीक है। सो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, सो आपको एग मार्क उसके ऊपर चेक करना होगा कि एग मार्क का क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी के ऑप्शन में दिया हुआ है मारुति वेगा लिमिटेड एंटर्ड इनटू द मार्केट with colored television and have now introduced products like audio system, air conditioner, washing machine, etc. The company is not only offering the products but also handling complaints and offering after sale service. अगेन ये एक केस स्टडी है, इसमें बोला गया है कि भाई मारुति वेगा एक कंपनी है जो मार्केट में आए हैं कलर टेलीविज़न। उन्होंने न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि ऑडियो सिस्टम, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन। तो नए प्रोडक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो पहला तो यहाँ पर ऑप्शन आपको प्रोडक्ट ही दिखता है। कंपनी प्रोडक्ट के साथ साथ कंप्लेंट्स भी हैंडल कर रही है कस्टमर्स की, उन्हें आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। सो द क्वेश्चन इज द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स रेफर्ड हेयर इज, यहाँ पर कौन सा मार्केटिंग मिक्स डिस्कस किया गया है? सो देखो, नया प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो और उस प्रोडक्ट के साथ आप आफ्टर सेल सर्विस भी दे रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। 4P होते हैं मार्केटिंग मिक्स में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सो उसमें ए ऑप्शन यानी प्रोडक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन एक केस स्टडी है। अ कंपनी डीलिंग इन अपैरल्स हैज डिसाइडेड टू क्लियर इट्स स्टॉक. It has a huge pile of unsold stock in all its branches across the country. It has decided to give discount on its products. It even has decided to go for various fashion shows in different colleges. They also have decided to sponsor a few events. So यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही क्लियर है कि वो स्टॉक क्लियर करना चाहते हैं। उनके पास ह्यूज अमाउंट में अनसोल्ड स्टॉक है जिसे वो सेल करना चाहते हैं कंट्री में, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह भी ऑफर कर रहे हैं। सो यहाँ पर इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्हें अपने अनसोल्ड स्टॉक को क्लियर करना है। अब इसके लिए वो फोर्सफुल सेलिंग करें, डिस्काउंट वगैरह दें, या फैशन शोज़ वगैरह में जाके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, कुछ इवेंट्स स्पॉन्सर करें, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही है कि वो अपने अनसोल्ड स्टॉक को जल्दी से जल्दी सेल करें। सो ये कॉन्सेप्ट है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट, राइट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये होता है कि आप एग्रेसिव सेलिंग करो या अलग अलग मेथड्स लेकर आओ, लेकिन आपको किसी भी तरह से करके अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, मैक्सिमम सेल करनी होती है। Next question is dash aims at determining the labor cost. Method study, motion study, time study, fatigue study. यानी इन चारों स्टडीज़ में से कौन से स्टडी का एम होता है टू डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट? लेबर की कॉस्ट, यानी लेबर कॉस्ट में बेसिकली कि एक लेबर कितना टाइम काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे वेजेस दिए जाते हैं, राइट। सो लेबर कॉस्ट आपके टाइम के अकॉर्डिंग बेस्ड होती है कि अगर वो 8 आवर्स वर्क कर रहे हैं, 7 आवर्स वर्क कर रहे हैं, उन्होंने जितने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उतने टाइम में बनाए हैं, सो ये सब आपका टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टाइम स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ऑप्शनल है।
The forces relating to scientific improvement and innovation which provide new ways, methods and technique of producing goods and services and operating businesses. ये आपका चैप्टर थर्ड का क्वेश्चन है कि भाई जितने भी साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए तरीके और मेथड्स आ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये किसका पार्ट है आपका? सोशल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट. सो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, नई इनोवेशन होती है तो नई टेक्नोलॉजी आती है, नए तरीके आते हैं प्रोडक्शन के या जो भी आप वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड. सो ये आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, राइट. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी. Next question is dash is the process of converting a message into communication symbol such as words, pictures, gestures, etc. by the sender for transmission. यहाँ पर ये आपका डायरेक्टिंग चैप्टर का पार्ट है. डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस था उसमें था कि आप जब भी सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट करोगे तो जब आप वर्ड्स में अपना जो भी आपका मैसेज है जब आप उसे वर्ड्स में या पिक्चर्स की फॉर्म में या जेस्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो सो दैट सेंडर के पास भेजा जा सके, तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है इनकोडिंग. ठीक है. एनकोडिंग होती है जहाँ पर आप अपने जो भी आपका मैसेज है अब आप वो लिख कर दे सकते हैं, बोल कर दे सकते हैं, पिक्चर की फॉर्म में दे सकते हैं, जेस्टर्स के थ्रू दे सकते हैं. सो वो आपका इनकोडिंग हो जाता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10. लुक एट दिस क्वेश्चन. केस स्टडी है और लॉन्ग केस स्टडी है. अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है जिसमें आपका टाइम भी जाएगा बट मार्क्स सिर्फ 1 है, राइट. सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 20 क्वेश्चन बट ट्रिकी डेफिनेटली है. द मैनेजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म सस्पेक्टेड दैट देयर 2 एम्प्लॉयज वर रॉबिंग इट. It hired investigator who advised the firm to install a software program that could secretly log every single stroke of the suspect computer key and send an encrypted email report back to them. बेसिकली यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जहाँ पर ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि भाई 2 एम्प्लॉयज़ हैं जो रॉब कर रहे हैं. सो इसके लिए उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया है जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल किया है जिसके ज़रिए जो भी पर्सन मतलब कोई भी सस्पेक्ट होगा वो अगर एंटर करता है तो आपको एक ईमेल की फॉर्म में आपको पता लग जाएगा. Investigator revealed that 2 employees were deleting orders from the corporate book after processing them and pocketing the revenue. So यहाँ इन्वेस्टिगेटर को इससे क्या पता लगा कि भाई यहाँ पर 2 एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्डर्स डिलीट कर रहे हैं, मतलब वहाँ से जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो उसे अपने पास रख ले रहे हैं और जो एंट्री हो जाती है उसे वो डिलीट कर देते हैं. द प्रोग्राम पिक्ड अप ऑन देयर प्लान्स टू स्टील अ लार्ज शिपमेंट ऑफ गुड लेट वन नाइट. इस प्रोग्राम की मदद से क्या हुआ कि वो जो लार्ज शिपमेंट को ले जाने वाले थे वो बच गया. व्हेन द सस्पेक्ट एंटर्ड. सो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कंट्रोलिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ हाईलाइट हो रही है. तो बेटा देखो कंट्रोलिंग की मदद से यहाँ पर एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं. कंट्रोलिंग इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोरल, कंट्रोलिंग जजेस एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, कंट्रोलिंग अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ये इसके इंपॉर्टेंस तो हैं सारे, बट इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने कंट्रोलिंग की मदद से क्या किया है? ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन किया है कि इस तरह की एक्टिविटी आपके पास दोबारा ना हो. इसके ज़रिए आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन किया है. सो द करेक्ट आंसर इज ए, कंट्रोलिंग इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानसी सॉ अ buy one get one free printed on the label of the package of a mosquito repellent. The function which labeling is performing here is, यानी आप एक मॉस्किटो रेपेलेंट का पैकेट देखते हैं, उस पैकेट के ऊपर जो लेबल है उसके ऊपर लिखा है बाय वन गेट वन फ्री, राइट. सो ये लेबलिंग की कौन से फंक्शन को यहाँ पर बता रहा है? सो द ऑप्शंस आर गिव इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइज कंटेंट, प्रमोट द प्रोडक्ट और ऑल ऑफ दीज. तो ये जो बाय वन और गेट वन फ्री है इसमें आप किसी प्रोडक्ट को तो बता नहीं रहे हैं, प्रोडक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे हैं. ये क्या है? जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर. यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो कि वो प्रोडक्ट को परचेज करे, राइट. बाय वन गेट वन फ्री एक टैग लाइन है जो आप कस्टमर को डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगी. सो यहाँ आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो. सो द करेक्ट आंसर इज सी, प्रमोट्स द प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंकित बॉट अ पैकेट ऑफ चिप्स फ्रॉम अ लोकल शॉपकीपर एंड फाउंड that the ingredients given on the label were not legible. The company sent a written apology stating that they will make sure that existing packets are withdrawn from the market and new packets with legible labels are soon made available. कंपनी ने रिटर्न अपॉलॉजी दी है
कि भाई जितने भी एग्जिस्टिंग पैकेट्स हैं उन्हें हम मार्केट से विड्रॉ कर लेंगे और जो भी न्यू पैकेट्स आएंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर जो भी लेबल्स हों वो लेजिबल हों, यानी पढ़ने योग्य हों। ठीक है। सो यहाँ क्वेश्चन है विच कंज्यूमर राइट इज़ बीइंग एक्सेस्ड बाय द अंकित, यानी अंकित ने अपना कौन सा कंज्यूमर राइट यहाँ पर यूज़ किया है और वो मतलब उनको मिला है। सो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास राइट टू चूज़, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो अंकित थे इन्होंने अपनी बात कंपनी के पास रखी और कंपनी ने उस बात को अच्छे से सुना है, राइट, और उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन भी लिया है। सो द करेक्ट आंसर इज राइट टू बी हर्ड, कि उनकी जो भी कंप्लेंट थी, जो भी क्वेरी थी, उसे सुना गया। राइट टू बी हर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक केस स्टडी दी है जिसकी बेसिस पर आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 13 to 16। सो द केस स्टडी इज Reliance Industries Limited is a reputed company and many people wanted to join the company. Reliance एक reputed company है और लोग उसे join करना चाहते हैं. The employees of the organization are very happy and they discuss how they came in contact with this organization. और जितने भी employees हैं वहाँ पर वो बहुत खुश हैं और वो discuss कर रहे हैं कि वो किस तरीके से इस organization से जुड़े हैं. रोहित said that he had applied through the Naukri.com. रोहित ने बताया कि वो Naukri.com के थ्रू यहाँ कंपनी में आए हैं and was appointed as a human resource manager. उन्हें human resource manager बनाया गया. शेखर said that he was introduced by the general manager. शेखर ने कहा कि उन्हें general manager ने introduce कराया था. Megha said that she was directly called from IIT Roorkee from where she was about to complete her MTech. मेघा जिन्हें IIT रुड़की से लिया गया था जहाँ पर वो अपनी MTech कंप्लीट कर रही थी. अब यहाँ पर क्वेश्चंस आपके शुरू होते हैं. अच्छा, केस स्टडी से आपको क्लियर हो गया क्या कि ये स्टाफिंग चैप्टर का क्वेश्चन है. First question is, which type of recruitment gives the management a wider choice while selecting the people for employment? यानी किस टाइप की रिक्रूटमेंट में मैनेजमेंट के पास वाइडर चॉइस होती है कि वो n नंबर ऑफ पीपल्स में से अपने एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट कर सकते हैं. सो रिक्रूटमेंट के 2 टाइप होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ही होता है जहाँ पर आपको वाइडर चॉइस मिलती है. सो द करेक्ट आंसर इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सोर्स थ्रू विच रोहित इज रिक्रूटेड बाय द कंपनी. रोहित को किस तरह से रिक्रूट किया गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में था आपको कि रोहित ने Naukri.com के थ्रू अप्लाई किया है. ठीक है. सो Naukri.com के थ्रू यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपके पास, वेब पब्लिशिंग, यानी उन्हें वेब पब्लिशिंग के थ्रू ही अपॉइंट किया गया है. मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, कैंपस रिक्रूटमेंट, ये तो आपके सीधे सीधे नहीं है. Naukri.com है यानी वेब पब्लिशिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द सोर्सेज यूज्ड इन रिक्रूटमेंट ऑफ मेघा, यानी मेघा को रिक्रूट करने के लिए कौन सा सोर्स यहाँ पर यूज़ किया गया है. तो पहले तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि भाई मेघा जो है IIT रुड़की से उन्हें लिया गया है. तो जब हम कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं, जॉब ऑफर करते हैं, तो वो क्या होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज बी, कैंपस रिक्रूटमेंट. व्हाट कैन बी वन ऑफ द रीज़न फॉर ऑप्टिंग फॉर द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर्ड अबव. यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि जिन जिन सोर्सेज से हमने इस क्वेश्चन में रिक्रूटमेंट किया है इसके पीछे क्या रीज़न है. सो ऑप्शन है आपके पास, इट इंक्रीज मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, इट इज़ चीपर एंड टेक लेस टाइम, इट ब्रिंग फ्रेश टैलेंट एंड एक्सपर्टाइज इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट सिंप्लीफाई सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमने मोस्टली एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू ही लोगों को ऑप्ट किया है. यहाँ तो हमने कैंपस रिक्रूटमेंट किया है या वेब पब्लिशिंग किया है. सो ये क्यों है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हम क्यों करते हैं, सो दैट हमें वाइडर चॉइस मिल सके, फ्रेश टैलेंट मिल सके जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हों. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, इट ब्रिंग्स फ्रेश टैलेंट एंड एक्सपर्टाइज इन द ऑर्गेनाइजेशन. हमने ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि हमें फ्रेश टैलेंट की रिक्वायरमेंट थी और फ्रेश टैलेंट आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू ही मिल सकता है. नेक्स्ट आपके पास अगेन एक केस स्टडी है जिसके बेसिस पर आपको 70 to 20 क्वेश्चन के आंसर देने हैं. सो द केस स्टडी इज सिल्किया लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सिल्क क्लॉथ. ये एक कंपनी है जो सिल्क क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर रही है. इट हैज़ बिन कॉन्सिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट फॉर मैनी ईयर्स. दिस ईयर टू इट हैज़ बिन एबल टू जनरेट इनफ प्रॉफिट. काफ़ी सालों से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इस साल भी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है. देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी एंड गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर. इनफ कैश उनके पास अवेलेबल है और यहाँ पर ग्रोथ के भी चांसेस उनके पास बहुत हैं. इट इज़ अ वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीव्स इन क्वालिटी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड गुड रेम्यूनरेशन प्रैक्टिसेस. ये एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्वालिटी और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड गुड रेम्यूनरेशन प्रैक्टिसेस में बिलीव करते हैं.
इट हैज़ मैनी शेयर होल्डर्स हु प्रेफर टू रिसीव अ रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। उनके बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं और वो रेगुलर इनकम रिसीव करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इट हैज़ टेक अ लोन ऑफ ₹60 लाख फ्रॉम SBI। उन्होंने SBI से 60 लाख का लोन लिया है एंड इज़ बाउंड बाय सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द लोन एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पर SBI ने उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं डिविडेंड के पेमेंट से रिलेटेड। The above discussion about the company lead to various factors which decide how much profit should be retained and how much has to be distributed by the company। जितने भी जो भी हमने ऊपर डिस्कशन किया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कितना प्रॉफिट हमें रिटेन करना है, अपने पास रखना है और कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने शेयर होल्डर्स को। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास, विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पैराग्राफ। यानी इस पैराग्राफ में फाइनेंशियल डिसीजन कौन सा लिया जा रहा था। सो फाइनेंशियल डिसीजन 3 होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना प्रॉफिट हमें रिटेन करना है और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस केस स्टडी की लास्ट लाइन में हमने देखा था यही पॉइंट। सो ये क्या है, डिविडेंड डिसीजन। नेक्स्ट इज there is availability of enough cash. These affect the above identified decision because क्वेश्चन में था कि उनके पास इनफ कैश अवेलेबल है, ठीक है, पर्याप्त कैश उनके पास है। सो ये आपके डिसीजन को किस तरह से अफेक्ट करेगा। सो जो डिविडेंड डिसीजन हम ले रहे हैं उसके ऊपर किस तरह से अफेक्ट करेगा। सो ऑप्शन है आपके पास, कैश इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, कैश इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इट इन्वॉल्व्स आउटफ्लो ऑफ कैश और ऑल ऑफ दीज। तो देखो, जब आपके पास इनफ कैश अवेलेबल है इट मीन्स आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो इजीली फुलफिल हो सकती हैं, राइट। सो डिविडेंड डिसीजन में हम यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट आपको रिटेन करने की ज़रूरत नहीं है अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो क्योंकि आपके पास इनफ कैश है अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए। सो इस केस में आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैश का आउटफ्लो करोगे। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Next question is, which of the following factors affecting decision is not being talked about in the paragraph। यानी यहाँ पर कौन सा फैक्टर्स जो मतलब इस डिसीजन को अफेक्ट करता है, डिविडेंड डिसीजन को जो अफेक्ट करता है वो डिस्कस नहीं हुआ है। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस डिस्कस हुआ था कि भाई शेयर होल्डर्स को रेगुलर चाहिए होता है रिटर्न। कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट जो उनका SBI के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भी डिस्कस हुआ है। अमाउंट ऑफ अर्निंग कि अच्छा इनफ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ये भी डिस्कस हुआ है, लेकिन लेवल ऑफ कोलैबोरेशन यहाँ डिस्कस नहीं हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ SBI बाइंडिंग सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कंपनी एज पर द टर्म्स ऑफ द लोन एग्रीमेंट। क्या रीज़न है कि SBI ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं लोन एग्रीमेंट में। मतलब उन्होंने जो 60 लाख का लोन दिया था उस एग्रीमेंट में उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि कंपनी इससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकती, इस टाइप की कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई। तो ये क्यों लगाई थी। सो द ऑप्शंस आर टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, टू सेफगार्ड इट इंटरेस्ट, टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ और ऑल ऑफ दीज। सो देखो, SBI 60 लाख का अगर लोन दे रहा है तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है कि उनको ये 60 लाख की रिकवरी हो जानी चाहिए। तो वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज टू सेफगार्ड इट्स इंटरेस्ट, राइट। बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सो ये आपके 20 क्वेश्चन से 20 मार्क्स के। जैसे कि आपको दिख गया होगा अभी तक कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक है, कुछ ना कुछ केस स्टडी या स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है। सो आपको ये बहुत अच्छे से करना है। जितना ज़्यादा आप केस स्टडीज़ को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इजीली इन्हें सॉल्व कर पाओगे। सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड सैम्पल पेपर को। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।